जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 गणित के पाठ एक वास्तविक संख्या के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। हाँ तक कहीं मत जाइए, बनल रहिए वीडियो के साथ। आप बैठ जा अच्छा से। देखे छिए की कहे छे पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऑप्शन दिया है रूट 49/64, रूट 81/91, रूट 31/51, रूट 49/101। अब इस चार ऑप्शन में से हमको यह दिखाना है कि कौन परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखा हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप मतलब जो बटे के रूप में हो, यानी 6/3, 4/2, 5/7, 11/15, 13/12, जितने भी संख्या बटे के रूप में लिखा जाए उसे P/Q के रूप के कहेंगे या अन्यथा परिमेय संख्या कहेंगे। अब इन चारों ऑप्शन में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेरा बटे के रूप में है, कौन नहीं है? जो बटे के रूप में होगा वही परिमेय संख्या है, बाद बाकी अपरिमेय संख्या है। तो इनको पहचानने के लिए सबसे पहले इन चारों को वर्गमूल करेंगे। तो वर्गमूल कैसे करेंगे? एक उदाहरण लेते हैं, रूट 49। अब इनका वर्गमूल करने से पहले हम ये जानेंगे कि इनका वर्गमूल निकालेंगे कैसे। तो इनका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक ट्रिक है। एक संख्या को उन्हीं संख्या से गुना करने पर वर्गमूल संख्या के बराबर पूर्ण क्रिया जो क्रिया पूर्ता है उसमें जो संख्या है वही मेरा वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 गुना 5 इक्वल टू 25। ये रूट 49 के बराबर ये 25 नहीं पूरा, इसका मतलब 5 इसका वर्ग संख्या नहीं होगा। अब लेते हैं 7 गुना 7 इक्वल टू 49, यानी कि 7 मेरा 49 का जो है वर्ग संख्या है। इसी तरह से इन सब का भी वर्ग करेंगे, जिनका वर्ग निकल के P/Q के रूप यानी बटे के रूप में आ जाए वही मेरा परिमेय संख्या है, अन्यथा जितना भी है सब अपरिमेय संख्या है। तो पहला अगर निकालेंगे तो इनका 49 है, तो 49 का वर्ग करेंगे तो 7 × 7 बटे 64 है। 64 का भी ऐसी संख्या है जिनको उसी संख्या से गुना करने पर जो 64 के बराबर हो वह संख्या मेरा 64 का वर्गमूल होगा। तो 8 से अगर गुना करेंगे 8 में तो 8 8 64, यानी 8 गुना 8। तो ये दोनों में से एक गो बाहर निकलता, अंदर रूट में जो रहता है 2 जोड़ा लगा रहता है वो एक बाहर निकल जाता है जिसमें रूट हट जाता है। तो इसका हो गया 7/8, यानी ये संख्या मेरा बटे के रूप में है। अब ये तीनों को अगर निकालेंगे हम वर्गमूल तो ये तीनों का नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा सही ऑप्शन ए होगा, रूट 49/64। राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन ए सही विकल्प। तो देखते हैं अब प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। पहला इसमें समझने वाला शब्द है क्रमिक। क्रमिक मतलब जो समान एकदम लगातार चलता रहे उसे क्रमिक कहते हैं। कौन सा संख्या लगातार चलता रहे? तो सम संख्या। सम संख्या मतलब लगातार सम संख्या में तो पहला दो सम संख्या का HCF क्या होगा? तो 2 4 6 8 10 12 ये संख्या मेरा सम संख्या हुआ। अब इनमें दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो दो क्रमिक संख्या 2 4 का, 6 8 का, 10 12 का और ले सकते हैं 14 और 16 का। अब ये दोनों संख्या मतलब दो क्रमिक संख्या का बोल रहा है HCF क्या होगा? तो HCF
अगर हम 2 का HCF निकालेंगे तो 2 इंटू 1 4 का, तो 2 गुना 2, जो दोनों में हो वही इनका HCF होगा। तो दोनों में है इसका 2, तो इसका HCF हुआ 2। अब हम 6 और 8 का निकालेंगे, तो 6 का भी गुणनखंड करें, तो 6 2 गुना 3, 8 का 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, इनमें भी 2 दोनों संख्या में है, तो इसलिए इसका HCF बराबर 2। फिर अब 10 और 12 का भी गुणनखंड निकालेंगे, तो 10 इक्वल टू 2 गुना 5 12, 2 गुना 2 गुना 3, इन दो संख्या में भी 2 दोनों संख्या में है, इसलिए इसका HCF भी 2 होगा। इसी तरह इनका भी HCF 2 होगा। तो दो क्रमिक सम संख्या का HCF जहां भी निकालें कितना 2 आया, तो मतलब इसका पूरा सीध आंसर हुआ कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF, चाहे हम 2 4 का निकालें, चाहे 6 8 का, चाहे 10 12 का, चाहे 40 80 का, चाहे 100 200 का, सम संख्या कोई 2 का हो, लगातार सम प्राकृतिक के योग में जो सम संख्या हो उनका आंसर 2 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। अब इन संख्या में 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तब उसमें देखेंगे कि 2 का घात क्या है, 5 है, 6 है, 8 है कि 14 है। तो सबसे पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड यानी लघुत्तम के जैसा। तो इसमें 64 में सर्वप्रथम हम सबसे नीचे संख्या से लगाएंगे, यानी 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 2 लग रहा है तो लगाएंगे, अन्यथा 2 से आगे लगाएंगे। तो देख रहे हैं 2 से ही भाग लगने वाला है, तो पहले 2 से लगा देंगे। तो 2 को पढ़ेंगे, दुक्का 2 दूना 4 द्वितीया 6, यानी जितना बार में पहला संख्या मिल जाए वही संख्या यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 2 को पढ़ने पर 3 बार में 6 मिलता है, फिर 2 को पढ़ने पर 2 बार में 4 मिलता है। तो ये इसका हो गया, यानी एक तरह से 2 से 64 में भाग लगाते जाना है। फिर यहाँ पे 32 आ गया, 32 में फिर नीचे संख्या से पहले भाग लगाएंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं तो 2 से ऊपर के संख्या से भाग लगाएंगे, तो 2 से फिर लगाएंगे, तो 2 से अगर भाग लगाएंगे तो एक बार में इसमें एक बचा, एक अगला वाला संख्या पे जाएगा, तो जो संख्या यहाँ पे इसमें साइड में लगेगा, साइड में लगने पर ये हो गया संख्या 12, फिर 2 से 12 में लगेगा 6 बार में, तो 6 दूना 12। अब फिर ये संख्या आ गया 16, 16 में भी वही प्रक्रिया करेंगे जो ऊपर दोनों में किए हैं, कि ऐसा संख्या से फिर भाग लगाएंगे जो सबसे नीचे हो, और अगर वो उससे नहीं लगे तब उससे ऊपर वाला संख्या में लगाएंगे, यानी 2 से लगाएंगे, 2 से अगर नहीं लगेगा तब इसमें 3 से लगाएंगे, लेकिन 2 से लग रहा है, तो फिर यहाँ पे 2 8 16, फिर इसमें 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी 64 में जो भाग लगाते लगाते अंतिम संख्या 1 बचा, अब ये भाग नहीं लगेगा। जितना संख्या मेरा गुणनखंड के रूप में आया है वही संख्या को अब यहाँ पे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, क्या 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। अब ये 2 कितना बार है, 6 बार है, यानी 2 का घात कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें मांग रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, घातांक मतलब घात पावर दोनों एक ही चीज है, तो 2 का पावर 6 है, यानी 2 का घात भी 6 है, तो इसका आंसर होगा, इसका घातांक 2 का कितना आया, 6, मेरा राइट
आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर 4, 100 अभाज्य संख्या का मौसा होता है। अब 100 अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो 100 अभाज्य संख्या, 100 अभाज्य, अभाज्य मतलब 100 अभाज्य संख्या ऐसे संख्या को कहते हैं जिनका एक के अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड नहीं हो, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं उस संख्या के अलावा कोई दूसरा और गुणनखंड नहीं निकले, ऐसे संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 3, इनका अगर गुणनखंड निकालेंगे तो 3 एका 3, यानी 1 3 के अलावा इसका और कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 6 का अगर निकालेंगे तो इनका 1 2 3 खुद एक 6, तो इसमें 4 गुणनखंड आ गया, 1 2 3 6, तो ये भाज्य संख्या हुआ। लेकिन अगर जो संख्या का गुणनखंड निकालने पर एक और खुद उस संख्या ही ठो रहे, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा चौथा गुणनखंड नहीं निकले, तो ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या यानी 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उन संख्याओं का मौसा कितना है, कितना होगा? तो 3 और 5 ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। 7 11 अभाज्य गुणनखंड हुआ। 11 13 अभाज्य गुणनखंड हुआ। इन तीनों संख्या, चारों संख्या में एक और खुद उस संख्या के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, इसलिए इन सभी संख्या 100 अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? तो 3 और 5 का एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ बराबर 3, इनका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 3, फिर 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5। इन दोनों संख्या में जो संख्या दोनों में हो वही संख्या इनका एचसीएफ संख्या कहलाता है। तो दोनों में एक है तो इनका एचसीएफ 1 हुआ। अब हम 7 और 11 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 7 का गुणनखंड हुआ 1 गुना 7, 11 का गुणनखंड हुआ 1 गुना 11। तो जो दोनों में है, दोनों में कौन सा संख्या है? तो 1, तो मेरा एचसीएफ भी इसका हुआ 1। इसी तरह 11 और 13 का भी निकालें तो उनका भी निकलेगा गुणनखंड 1। दोनों का एचसीएफ भी निकालें तो उनका, उन दोनों संख्या में भी जो दोनों में बराबर हो वो 1 रहेगा, तो इसलिए इनका भी एचसीएफ होगा 1। तो अब यहाँ पे 100 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है यानी मौसा होता है, तो ऑप्शन ए 2 जो गलत है, ऑप्शन बी 1, यानी 1 मेरा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न 5वां की ओर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, इससे पहले 1 नंबर में समझे थे परिमेय संख्या, अब जस्ट उन्हीं का विपरीत अपरिमेय संख्या। इन 4 ऑप्शन में कोई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन कौन, वही अब देखना है इन चारों में कौन अपरिमेय संख्या। पहले ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। अपरिमेय संख्या ऐसे संख्या जिनका पूर्ण वर्ग न हो, वैसे संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √4, इनका वर्ग करेंगे यानी 4 का गुणनखंड करेंगे तो रूट के अंदर 2 2 आएगा, ये 2 2 में से एक बाहर निकल जाने पर इनका रूट हट जाएगा, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 निकला। इसी तरह अगर हम 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो इनका पूर्ण वर्ग नहीं निकल पाएगा, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से वर्ग करने पर पता चलेगा कि इनमें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय।
अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है √36/√64। इनका वर्गमूल करने पर √36 का तो 6/8 आएगा, जो ये परिमेय संख्या हुआ, ये ऑप्शन गलत हुआ। इनका भी अगर ऑप्शन नंबर बी निकालने पर इनका भी 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9 आएगा, जो ये गलत है। ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब √3/√5 यही अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए कि √3 का और √5 का पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 3 और 5 के बराबर हो, और ये संख्या उन संख्या के बराबर हो जाता था, जैसे कि 6 और फिर 6 से ही गुना करने पर ये 36 के बराबर हो जाएगा, और 8 फिर उन्हीं संख्या 8 से गुना करने पर भी ये 8 यानी 64 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों संख्या और ये संख्या मेरा p/q के रूप में है, यानी परिमेय संख्या हुआ, जो जिसमें मांग रहा है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, √3/5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर